करती हूँ दिनकर जी। बेमाई के समीप आकर हम सबको अपना काव्य दर्शन करें। स्वागत। सर्वप्रथम मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ जो आप सभी ने मुझे सुनने के लिए आमंत्रित किया। मेरी एक रचना है रश्मि रथी, जिसका एक भाग कृष्ण की चेतावनी, आज उसी का पाठ करने जा रहा हूँ तथा आप सभी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। बात तब की है जब श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर शांति का प्रस्ताव लेकर जाते हैं, लेकिन हठी दुर्योधन की क्या प्रतिक्रिया होती है, आइए सुनते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब देश सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए कि तो न्याय अगर तो आधा दो। क्या कि तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, पंजन पर असी न उठाए। चल में आदित्य भाल, भूमंडल वर्ष स्थल विशाल, मुझे परिबंध को घेरे हैं, मैं नाक मेर पर मेरे हैं, आदित्य जो ग्रह नक्षत्र निकले सब है मेरे मुख के अंदर। अधिक हो तो दृश्य मांड दे, मुझ में सारा ब्रह्मांड दे, चर अचर जीव जक्षर अक्षर नश्वर मनुज सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सहित सर सिंधु मन, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जगपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अटल पाताल दे, गतौर अनागत काल दे, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रंग, मृतकों से पटे हुए भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल दे, पद के नीचे पाताल दे, मुट्ठी में तीनों काल दे, मेरा स्वरूप विकराल दे, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जुआ से करती ज्वाल सघन, सरसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि इधर, हंसने लगती सृष्टि उधर, और मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, कि बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी यहाँ से जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया के मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकट, बरसेगी भू पर वाहन पकड़, शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायुष्ठराल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, और आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुन पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। महादेवी वर्मा जी के लिए एक बार जोरदार ताली।
दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप बोले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योग रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जागया विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोह के बंधन सजीले, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोह के बंधन सजीले। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधु की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल दे दल ओस गीले। तू न अपनी छाव को अपने लिए कारा बनाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात की उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या अब नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों, अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा के बाद मैं बुलाना चाहूंगी पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी को, जो ब्रज भाषा एवं पिंगल के मर्मज्ञ माने जाते हैं, जो वीर रस की कविताओं के लिए भी प्रसिद्ध हैं, जिनकी कविताएं रोंगटे खड़े कर देने वाली होती हैं। स्वागत है पंडित जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे 19 दिवस के इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस याद आ रहे हैं, जिन्होंने भारत की वर्षोन्नति के लिए खूब संघर्ष किया है। उन्हीं से संबंधित है मेरी ये कविता, जिसका शीर्षक है खूनी हस्ताक्षर। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी। उस दिन लोगों ने सही सही, उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो, आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वो सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गुथी जाएगी, वो सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गुथी जाएगी। आजादी का संग्राम नहीं, आजादी का संग्राम नहीं पैसे पर खेला जाता है। यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर खेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की, यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण वो दम उठा, तमकी उनकी रतन पाया। अजान बाह ऊंची करके, अजान बाह ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। स्वर इनकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे, स्वर इनकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून, हम देंगे देंगे खून, हम देंगे देंगे खून, शब्द बस ही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते। बोले सुभाष, बोले सुभाष, इसी तरह नहीं
बातों से मतलब करता है। लो यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, आए जो इसको हंसकर लेता हो। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता हुआ सत्व कहा। तुम स्वतः सुधारस पान करो, उठ के अमरत्व विधान करो। दो रूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे। हम उस भारतवर्ष से हैं जिसने हमें सिखाया है कि स्वयं के बल पर सब कुछ जीता जा सकता है। हमारे पूर्वज के एक बाण संधान करने पर स्वयं समुद्र दौड़ा दौड़ा उनके चरणों पर आ गिरा था। जिन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और जिन्होंने संकट के समय पर सागर से निकला विष अपने कंठ पर स्थापित कर दिया था, ऐसे गौरवमय पूर्वज की संतानें हैं हम। तब कहता हूँ निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी हैं कुछ ध्यान रहे। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी हैं कुछ ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है या किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, किस गौरव के तुम योग्य नहीं। इस दुनिया में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा सुख है जो हमारी मुट्ठी में नहीं आएगा। हमें आत्मविश्वास होना चाहिए। फिर जहाँ में ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई पद नहीं जिसे हम प्राप्त ना कर सके। सब कुछ संभव है। आगे कहता हूँ किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। समझो ना अलभ्य किसी धन को, जन हो तुम भी जगदीश्वर के। फिर क्या दुर्लभ तुमके जन को, नर हो न निराश करो मन को। करके विवाद न खेद करो, करके विवाद न खेद करो। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता उद्यम ही बस विधि है, समझो निष्क्रिय जीवन को। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। वैसे तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, लेकिन बहुतों ने हास्य रस के बिना सभी रसों को अधूरा कहा। कहते हैं हर दर्द का इलाज नहीं दवाखाने में, हर दर्द का इलाज नहीं दवाखाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं मुस्कुराते। ऐसे ही हंसी का झोंका उत्पन्न करने वाले कविवर ओम व्यास जी हमारे बीच पधारे, जिनकी हास्य रस की कविताएं देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उड़ाने लगी हैं। तो बिना किसी विलंब के स्वागत करते हैं श्री ओम व्यास जी। यहाँ बैठे सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। जो बैठे हैं उन्हें भी प्रणाम और जो खड़े हैं उन्हें भी प्रणाम। आज इस मंच पर मैं उपस्थित हूँ, बहुत सौभाग्यशाली का विषय है मेरे लिए। कल रात मैंने ये कविता लिखी
और ऐसा अवसर आया कि आज वही मेरे को ये आपके सामने प्रस्तुत करनी है। तो आप सभी को निराश नहीं करूंगा, ये वादा है मेरा। कुछ बातें बता दूं कविता के पहले। कविता पाठ करते समय यदि हमसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि भाई मैं एक हाथ से रास्ता कभी, गलती ना मेरी पहचान है ना मेरा पेशा, गलती ना मेरी पहचान है ना मेरा पेशा। मैंने अपना जीवन का प्रयास उल्लास सब हाथ से सौंप दिया। अब आते हैं काम की बात। आज जिस कविता का मंचन मैं यहां करूंगा, उस कविता में एक भी ज्ञान की बात नहीं कहूंगा, इस बात का वादा है। जिस कविता का मंचन मैं आज करूंगा, उस कविता में एक भी ज्ञान की बात नहीं करूंगा। और ये कविता सिर्फ एक कविता नहीं है, ये कविता सिर्फ एक कविता नहीं है, ये भारतीय आदमी का चरित्र चित्रण। नहीं सुनाई दिया? चरित्र चित्रण। ज्यादा समय नहीं लेता है और शुरू करेंगे। कविता का शीर्षक है मजा ही कुछ और। मजा ही कुछ और है तो ध्यान सुनिएगा। दांतों से नाखून काटने का, दांतों से नाखून काटने का, छोटे को जबरदस्ती डांटने का, दांतों से नाखून काटने का, छोटे को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वाले को गाली बकने का, पैसे वाले को गाली बकने का, मूंगफली के ठेले से उंगली चखने का, मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का, कुर्सी पर बैठकर कान में पेन डालने का, और रोडवेज की बसों की सीट में से स्पंज निकालने का। मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और। एक ही खूटी पर ढेर सारे कपड़े टांगने का, एक ही खूटी पर ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पे दुकानदार से कैलेंडर मांगने का। कि उससे एक बार कैलेंडर वैलेंडर नहीं है। एक ही खूटी पर ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पर दुकानदार से कैलेंडर मांगने का, चलती रेल में चढ़ने का, दूसरे की चिट्ठी पढ़ने का, और भागे हुए स्कूटर को तेजी से भगाने का, और नींद ना आने पर पत्नी को जगाने का। चोरी से फल फूल तोड़ने का, सुनिएगा पीछे, चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटके को फोड़ने का, चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट मटके को फोड़ने का, पड़ोसन को घूर घूर के देखने का, अपना कचरा दूसरों के सामने फेंकने का, बाथरूम में बेसुरा गाने का, और धूप से टिकट चिपकाने का। मजा ही कुछ और है, मजा ही। अब और फरमाइएगा, लाइनें संगीत है। ऑफिस में लेट आने का, ऑफिस में लेट आने का, फाइल को जबरदस्ती नीचे दबाने का, चाट वाले से फोकट की चटनी डलवाने का, बारात में प्रेस किए गए कपड़ों पर फिर से प्रेस करवाने का, ससुराल में साले से पान मंगाने का, और साली के पीठ पर ढोल जमाने का। मजा ही कुछ और है, मजा ही। ये अंतिम है और मजेदार भी। प्याज के माल से मलाई खाने, प्याज के माल से मलाई खाने का, थर्ड क्लास ससुराल को फर्स्ट क्लास बताने का, प्याज के माल से मलाई खाने का, थर्ड क्लास ससुराल को फर्स्ट क्लास बताने का, पंगत में बैठ कर एक ही सब्जी के लिए दो दोने लगाने का, पंगत में बैठ के एक ही सब्जी के लिए दो दोने लगाने का, आरती में सबसे फटा हुआ नोट चढ़ाने का, आरती में सबसे फटा हुआ नोट चढ़ाने का, और दूसरों के टेलीफोन से चिपकने का, दूसरों के टेलीफोन से चिपकने का, पान और गुटके को इधर उधर पिचकने का, पान और गुटके को इधर उधर पिचकने का, और दिन भर बीबी से चकने का। मजा ही कुछ और है। साहित्य प्रेमियों के दिल में बसने वाली
कि वे अपनी कविता प्रस्तुत कर इस काव्यशाला की शोभा बढ़ाएं। भारत की गौरवशाली भूमि के तीर्थराज प्रयाग को सादर नमन करता हूँ, जो मेरी जन्मस्थली भी है। मेरा जीवन जरूर संघर्षों से गुजरा है, संकटों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी प्रेम का सैलाब आज भी मेरे हृदय में बहा करता है। तो आप सबके लिए प्रस्तुत है मेरी यह कविता, जो अजगर के दाता राम जैसे लोगों से ली गई है, जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। इस कविता में तकदीर बताती है कि वह किसका साथ देती है और किसका साथ नहीं देती है। तो तकदीर कहती है कि मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, कभी नहीं तज सकते हैं जो अपना न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं सह सकते हैं जो शीश नवाकर अत्याचार। एक अकेले हो या साथ खड़ी हो भारी भीड़, या साथ खड़ी हो भारी भीड़, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार, निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार, जिनकी जीवा पर होता है उनके अंतर का अंगार। नहीं जिन्हें चुप कर सकती है, नहीं जिन्हें चुप कर सकती है आगदाइयों की शमशीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता। दूर देखती जिनकी पैनी आंख, दूर देखती जिनकी पैनी आंख, भविष्यत का तमचीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। जो अपने कंधों से पर्वत से बढ़ टक्कर लेते हैं, जो अपने कंधों से पर्वत से बढ़ टक्कर लेते हैं, पथ की बाधाओं को जिनके पांव चुनौती देते हैं, जिनको बांध नहीं सकती है, जिनको बांध नहीं सकती है लोहे की बेड़ी जंजीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। जो चलते हैं अपने छप्पर के ऊपर लूका धरकर, हर जीत का सौदा करते जो अपने प्राणों की बाजी पर, हर जीत का सौदा करते जो अपने प्राणों की बाजी पर, कूद उदध में नहीं पलटकर, कूद उदध में नहीं पलटकर जो फिर ताका करते तीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। जिनको यह अवकाश नहीं है देखें कब तारे अनुकूल, जिनको यह परवाह नहीं है कब तक भद्रा कब दिक्शूल, जिनको यह परवाह नहीं है कब तक भद्रा कब दिक्शूल, जिनकी हाथों की चाबुक से, जिनकी हाथों की चाबुक से चलती है उनकी तकदीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तुम हो कौन, तुम हो कौन, कहो जो मुझसे सही गलत का बतलो तो जान, सोच सोच कर पूछ पूछ कर बोलो कब चलता तूफान, सोच सोच कर पूछ पूछ कर बोलो कब चलता तूफान। सत्यपथ वह है, सत्यपथ वह है जिस पर अपनी छाती ताने जाते वीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। समाज की जिम्मेदारी हेतु व्यक्तिगत स्वार्थ की बलि चढ़ाने वाली, नारी पोशाक से दूर रहने वाली, लोकल सरोजनी के नाम से विख्यात श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और वीर रस की कविता के द्वारा लोगों के अंतर्मन में उत्साह का संचार करें। स्वागत है सुभद्रा कुमारी चौहान। मेरे संबंध में जितना
मैं आज की कविता भी हिंदी दिवस के अवसर पर उन्हीं के नाम करती हूँ। मेरी कविता है वीरों का कैसा हो वसन। वीरों का कैसा हो वसन, आ रही हिमाचल से है उदित गरजता बार, प्राची प्राचीन को नव पुकार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसन। फूली सरसों ने दिया रंग, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आप पहुंचा अनंत, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, वीर वेश में किंतु कर, वीरों का कैसा हो वसन। भर रही कोकिला इधर तान, भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदियन, वीरों का कैसा हो वसन। तलवारें हो या कोर के बाण, तलवारें हो या कोर के बाण, चितवन हो या धनुष बाण, है रस विलास या धन प्राण। अब यही समस्याएं हैं तुरंत, वीरों का कैसा हो वसन। ए अतीत अब तू मौन क्या, ए अतीत अब तू मौन क्या, लंके तुझ में क्यों लगिया। एक पूछे अब तू जाग जाग, एक पूछे अब तू जाग जाग, बदला अपने अनुभव अलग, वीरों का कैसा हो वसन। हल्दी घाटी के शीलाखंड, हल्दी घाटी के शीलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ में प्रचलित, राणा काना का कर दो जगह आज स्मृतियां जुड़े, वीरों का कैसा हो वसन। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली बंदे व छंद नहीं, कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, अब हमें बतावे कौन हम, वीरों का कैसा हो वसन। धन्यवाद। हिंदी साहित्य के सम्मेलनों में हमेशा सभापति के रूप में कार्य करने वाली, विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित, प्रिय प्रवास नामक खड़ी बोली में पहला महाकाव्य लिखने वाली परम आदरणीय अयोध्या से उपाध्याय हरिओम जी हमारे बीच विराजमान हैं। मेरा उनसे आज निवेदन है कि वे अपनी कविता का पाठ कर श्रोताओं का मनोरंजन करें। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों को, गुरुजनों को एवं समस्त श्रोतागण को मेरा नमन। आप सभी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सेविस्टार पब्लिक स्कूल को कोटि कोटि धन्यवाद एवं आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने इस पावन अवसर पर मुझे यहाँ आमंत्रित करके मेरा मान बढ़ाया। मित्रों, आप सभी ने बचपन से अब तक ये कहानी तो अवश्य सुनी होगी। अक्सर हमारी दादी नानी माता पिता हमें इस तरह की छोटी छोटी कहानियां सुनाते रहते हैं ताकि हम प्रेरित रहें। यह कहानी है एक चींटी के अदम्य साहस, अथक प्रयासों और हार न मानने की क्षमता को दर्शाती है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक चींटी थी। चींटी दीवार पर चढ़ने का प्रयत्न करती थी। उसने अनेकों बार प्रयत्न किए। सर्वप्रथम जब वो प्रयत्न करती है, चढ़ते ही फिसल जाती है, पुनः प्रयत्न करती है, फिर से फिसल जाती है। वो प्रयत्न करती रहती है, फिसलती रहती है, परंतु हार नहीं मानती। एक समय ऐसा आता है जब वह चढ़ती है और दीवार पर पूर्णतः चढ़ जाती है। इस कहानी से मैं बड़ा प्रेरित हुआ और जब मैंने समाज को पढ़ने का प्रयत्न किया तो मैंने यह पाया कि आज का युवा वर्ग और युवा पीढ़ी कहीं न कहीं अपने कर्म पथ से हटती जा रही है, अपना कर्म भूलती जा रही है। तो मैंने सोचा क्यों एक ऐसी कविता लिखी जाए जो अपने कर्म से भटक रहे लोगों को उनके पथ पर आने में मदद करे। और अगर मेरे इस कविता से एक भी व्यक्ति अपने कर्म पथ पर वापस आ गया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो मैंने कविता लिखी जिसका शीर्षक है कर्म। तो आइए सुनते हैं ये कविता। कि देखकर बाधा विविध, देखकर बाधा विविध बहुविध घबराते नहीं, देखकर बाधा विविध बहुविध घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं।
काम कितना ही कठिन हो, काम कितना ही कठिन हो, किंतु उकताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो, भीड़ में चंचल बने जो, वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, पर सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। आज करना है जिसे, आज करना है जिसे, करते उसे है आज ही। सोचते कहते हैं जो कुछ, सोचते कहते हैं जो कुछ, कर दिखाते हैं वही। मानते जी की है, मानते जी की है, सुनते सदा सबकी कही। मानते जी की हैं पर सुनते सदा सबकी कही। जो यत्न करने में भी, यत्न करने में भी जो जी चुराते हैं नहीं, यत्न करने में भी जो जी चुराते हैं नहीं। भूल कर भी दूसरों का मुंह वे तकते नहीं, भूल कर भी दूसरों का मुंह वे तकते नहीं। कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा काम है, कर जिसे वे सकते नहीं। कौन सा ऐसा काम है, कर जिसे वे सकते नहीं। जो अपने समय को, जो अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। जो आज कल करते हुए, जो आज कल करते हुए दिन गंवाते हैं नहीं। भूल कर भी दूसरों का मुंह तकते नहीं। वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। कौन सी ऐसी चीज है जो है नहीं उनके लिए, कौन सी ऐसी चीज है जो है नहीं उनके लिए। आगे की कुछ पंक्तियां इस बारे में वर्णित हैं कि उनके जीवन में किस प्रकार की बाधाएं और विघ्न आते हैं। सुनते हैं कि व्योम को छूते हुए, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर। वे घने जंगल भी जहाँ तम रहता आठों पहर, वे घने जंगल भी जहाँ तम रहता आठों पहर। गरजते जलराश की, गरजते जलराश की उठती हुई ऊंची लहर। आग की भयदायिनी, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर। ये सब कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, ये सब कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं। भूल कर भी वह नाकाम नहीं रहता कभी, भूल कर भी वह नाकाम नहीं रहता कभी। कि पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे जंगलों में भी। पर आज जितने भी देश हैं फूले फले, निश्चित तौर पर आज जितने देश हैं फूले फले। धन विद्या विभव के जहां हैं डेरे डले। ये सब बनाने से उन्हीं के, ये सब बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले। ऐसे कर्मवीर इस समय आकर जब जन्म लेंगे कभी, ऐसे कर्मवीर इस समय आकर जब जन्म लेंगे कभी। देश की और जात की भी उन्नति होगी कभी, देश की और जात की उन्नति होगी कभी। इस आशा के साथ अपनी कविता में अंत करता हूँ कि आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में प्रेरणा की एक ज्योति जगी हो, जो अपने कर्म पथ पर वापस आने में मदद करे, अपना कर्म पूरा करने में मदद करे। और एक छोटी सी चींटी ने कर दिखाया तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी अवश्य करेंगे, अपने देश और जाति की उन्नति में सहयोग करेंगे। और इस उम्मीद के साथ मैं अपनी कविता का अंत करता हूँ। मेरा निवेदन है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी से मेरे मंच पर आकर अपनी कविता पाठ कर श्रोताओं में एक नई लहर, एक नया जोश एवं एक नई ऊर्जा भरें।
आपके समक्ष कविता करना मेरा दुस्साहस है, अतः मेरी गलतियों को माफ कर आशीर्वाद प्रदान करें। आज की मेरी कविता का शीर्षक है मूक हृदय। कि मूक हृदय के सरल स्नेह का जहां निमंत्रण मिल जाता है, अपने आप वहीं पर मेरा कदम स्वयं ही रुक जाता है। यह मंदिर यह मस्जिद है, यह गिरजाघर यह गुरुद्वारा, इन्हीं किस्म सीमाओं में भटक रहा जब यह सारा। मानव की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजा जहाँ किया जाता है, अपने आप वहीं पर मेरा पूजा का घर बन जाता है। अड़िग हिमालय साजिश का मन मस्तक सूत्र शिखर सा उज्जवल, जिसके अंतर से भाव की गंगा यमुना बहती अबल। जो छाती में आग छिपाए शांत सिंधु सा लहराता है, पास पहुंचते ही उसके शीश स्वयं ही झुक जाता है। भरा हुआ जिसके नैनों में मेरे ही नैनों का पानी है, जिसने अपने अधरों से मेरी मुस्कुराहट पहचानी। स्वर में मेरी राग भरे जो गाता गीत चला आता है, उसे दूर से ही मेरा द्वार स्वयं ही खुल जाता है। मसाल से सीखा मैंने सर पर जलती आग उठाना, है सितार से सीखा मैंने छोटे मीठी राग सुनाना। लेकिन सहन शक्ति की सीमा जब दर्द पार कर जाता है, अपने आप वहीं पर मेरा गीत स्वयं भी रुक जाता है। धन्यवाद।
महोदय को मुझे आमंत्रण करने के लिए नमस्कार। और यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्मानित एवं ज्ञान से भरपूर शिक्षकों को नमन करता हूँ। और इस सभा में सम्मिलित मेरे अनुज अग्रज एवं बहने सबको नमन करके मैं अपनी छोटी सी 2 कविताओं को आपके सामने आज कहने आया हूँ। पहली कविता तो बहुत ही छोटे बिंदु से बनी है, जो हम रोज पढ़ाते, जिसे हम लोग अश्व कहते हैं। कहीं अगर माता ने डांट दिया तो अश्व अपने आंखों से विकल हो गया। तो आज मैं वही बिंदु लेके आया हूँ जो आप लोग रोज व्यक्त कर रहे हैं, अपने संयम को काटते चले जा रहे हैं अपने दुखी को। तो मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि यह जो बिंदु मेरे मन में आया वो आया। ये बात लगभग 1.5 महीने पहले की है। मैं बलापुर में आमंत्रित किया गया था और वहां से आते समय मुझे पलाश का पुष्प मिला। पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है। और जब मैंने उसको देखा तो मेरा मन एक छोटे से बच्चे की तरह लग गया कि क्यों ना इसे स्पर्श कर सकूं। और इसकी चाल में मैं जल्दी चलने लगा और शायद उस समय खराब था कि जैसे ही मैं पथ से पृथक हुआ एक शूल मेरे कदमों के तले आ गया। अब उस समय तो मैं एक छोटे बच्चे के समान बनता था। वहां पे कोई ये भी नहीं था कि बैठ के कहते अगर खेल में रहोगे तो कौवा बन जाओगे या बगुला बन जाओगे, कोई नहीं कह सकता था। तो मैंने क्या किया कि मैं जल्दी से झुका और उसे पृथक करने के प्रयास करने के चक्कर में मेरे आंख में जो आंसू आए थे वो माँ वसुंधरा पर जा। और यह माँ वसुंधरा का आशीर्वाद ही है कि आज मैं इस प्रयागराज की पावन एवं पवित्रीय भूमि पर आमंत्रित किया गया हूँ और मैं अपनी वही कविता आप सभी के सामने रखा है। पहले मैं उसका निचोड़ देना चाहता हूँ। वह कविता कुल मिलाकर यहाँ पर सभी उपस्थित नवीनों के, जो नवीन अपने आप को दुर्बल समझते हैं, पृथ्वीलोक पे आने के बाद भी वह समझते हैं कि भगवान ने मुझे कुछ दिया ही नहीं, वो हीन है, वो बिना साहित्य संगीत एवं कला से बने हुए और अपने आप को आकृत की जगह दर्पण समझते हैं। यह बहुत ही गलत बात है और इसको गलत साबित करने के लिए मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। तो पहले लाइन कुछ ऐसे है कि एक भी आंसू न कर बेकार, एक भी आंसू न कर बेकार, जाने कब समंदर मांगने आ जाए और पास प्यासे के कुआं जाता नहीं है। पास प्यासे के कुआं जाता नहीं है, यह कहावत है, अमरवाणी नहीं है। और जिसके पास देने को न कुछ भी, एक भी ऐसा यहाँ कर स्वयं हर गीत का श्रृंगार, कर स्वयं हर गीत का श्रृंगार, जाने देवता को कौन सा भा जाए। और चोट खाकर टूटते हैं सिर्फ दर्पण, आकृतियां कभी टूटी नहीं है, आदमी से रूठ जाता है। ये मानव शरीर है, इससे आजकल प्रतिदिन प्रतिवर्ष और प्रति क्षण में कोई एक आपसे रूठता है। तो मैंने वही यहाँ पिलाया कि आदमी से रूठ जाता है सभी कुछ, पर समस्याएं कभी रूठी नहीं है, हर झगड़ते अश्रु करता है। आप जो आंसू थोड़े से दुख होने पर बहा देते हैं, उसे अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए इंतजार करेंगे कि मैं जब लक्ष्य पे जाऊं तो मैं दुखी की बजाय खुश होकर रहूं। उसके लिए उसको तैयार कीजिए। तो मेरी अंतिम लाइन यही है कि हर छलकते अश्रु को कर प्यार, जाने आत्मा को कौन सा नहला जाए। और अब जो पंक्तियां आने वाली हैं वो है बंदरों। कुछ लोग होते हैं जो देख के कहते हैं कि इसका पथ बहुत अच्छा है, मैं इसके पथ पे चलूं। वो उसकी नकल करने लगते हैं, उसकी खुशामद करने लगते हैं। तो मैं उसी लिए बोल रहा हूँ कि व्यर्थ है करना खुशामद रास्तों की, काम अपने पाप ही आते सफर में। और वह ईश्वर के उठाए भी उठेगा, जो स्वयं गिर जाए अपनी। बस थोड़ा सा मनोबल। हर छलकते अश्कों का प्यार, हर छलकते अश्कों का प्यार, आत्मा को कौन सा नहला जाए। और हर लहर का बना हर आंधी के समक्ष आप एक लौह स्तंभ की तरह खड़े रहिए, उसको काटते रहिए, लेकिन अपने जगह से पीछे मत जाइए। इसीलिए मैंने जोड़ा कि हर लहर का प्रणय का स्वीकार, जाने तक कौन सा पहुंचा जाए, जाने तक कौन सा पहुंचा जाए। अब मेरी दूसरी कविता जो इससे भी छोटी है, परंतु वो आदमी की सोच पर निर्भर है कि आदमी की सोच, आदमी की सीमाएं कैसे सिकुड़ती जा रही हैं। एक समय था, पौराणिक कथा है श्री राम और रावण की, जब उन्होंने सेतु निर्माण का लक्ष्य उठाया तो उन्होंने उसका रुद्राभिषेक कराने के लिए स्वयं प्रकांड विद्वान रावण को अपने पास बुलाया और रावण वहां आया।
उसने अपनी शत्रुता नहीं, अपना धर्म देखा और अपनी नीति की उच्चता को दिखाई। वह आया, मनोबल एवं सुव्यवस्थित ढंग से वहां की उसने पूजा कराई। भले ही वह पुरुष उसकी मौत के लिए बना था, परंतु वह आया, उसने अपना कर्म नहीं त्यागा। परंतु आजकल यहाँ पर उपस्थित जितने जन हैं वह कुछ अपने भाग से पृथक हो गए। जैसा कि कई लोगों ने कहा कि वह अपने रास्ते से अलग होते चले जा रहे हैं, विलग होते चले जा रहे हैं। तो उनको एक बार फिर से समझाने आया हूँ कि इस भूमि के विस्तार में बेशक कमी आई नहीं है, भूमि के विस्तार में बेशक कमी आई नहीं है। आदमी का आजकल आकाश छोटा हो गया है, हो गए संबंध सीमित डाक से आए, हो गए संबंध सीमित डाक से आए घरों तक और सीमाएं सिकुड़ कर आ गई घर की छतों तक। देख लीजिए, एक समय था हम बाहर करते थे और आज छत के नीचे कर रहे हैं, तो यह समय ही। और सीमाएं सिकुड़ कर आ गई घर की छतों तक, प्यार करने का सलीका तो वही जो भी पुराना। आज दिन आपको माता एक रोटी ज्यादा खिलाती होगी, शिक्षक कुछ ना कुछ ज्यादा बताता होगा, उस प्यार करने में कोई भी अंतर नहीं आया। प्यार करने का सलीका तो वही युग युग पुराना। आदमी का आजकल विश्वास छोटा हो गया है, आदमी का आजकल विश्वास छोटा हो गया है। आदमी की शोर से आवाज नापी जा रही है, आदमी की शोर से आवाज नापी जा रही है, घंटियों से वक्त की परवाज नापी जा रही है, घंटियों से वक्त की परवाज नापी जा रही है। और देश के भूगोल में बेशक कमी आई है। कोई मुझे यहाँ पर जो उपस्थित है बता दे कि भारत सिकुड़ गया, भारत छोटा हो गया, कोई बता दे, या पूरा संसार सिकुड़ गया, कोई नहीं बता दे। देश के भूगोल में बेशक कमी आई नहीं है। हाँ, हृदय का आजकल इतिहास छोटा हो गया है, इतिहास छोटा हो गया है। अब बस अंत की तरफ पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा सामाजिक आते हैं कि यह मुझे समझा दिया है उस महाजन की बहन, बहन मतलब प्यार, यह मुझे समझा दिया है उस महाजन की बहन ने, इस साल में होते नहीं है आजकल 12 महीने, और ऋतुओं के समय में बाल भर अंतर न आया। न जाने किस प्रकार मधुमास छोटा हो गया है, मधुमास छोटा हो गया है। धन्यवाद। आज हिंदी दिवस के अवसर पर कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी कवियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, और साथ ही साथ यह बताना चाहता हूं कि 2 पंक्तियां जो लिखी गई है मेरे हृदय में, मेरे मन मस्तिष्क में चल रही है, वो निश्चित रूप से सार्थक है। केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, और आत्मा के सौंदर्य का, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है परंतु कवि होना सौभाग्य, मानव होना भाग्य है। हो गया है और कम समय लेंगे, और हिंदी दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम संपन्न हुआ, हिंदी के बारे में हम आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ जताना चाहते हैं, लेकिन इस अवसर का यह अर्थ नहीं है कि हम आपको अन्य भाषाओं से दूर रखना चाहते हैं। बात हम अपने प्रिंसिपल मैम से भी सीखे हैं। सबसे शुरू में ही जब मैं यहाँ आया था पढ़ाने के लिए, तो सर्वप्रथम अंग्रेजी की बात तो अब हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजी तो बहुत अच्छा मैम बोलते हैं, लेकिन हिंदी भी उनके रग रग में बसी हुई है, ये मैं कह सकता हूँ। सबसे पहले जैसे ही मैं यहाँ पढ़ाना शुरू किया, तो हिंदी की सबसे छोटी का कि जिनकी शिरोरेखा बीच में छूटी होती है, मैं उसे लिखता भी था, लेकिन निश्चित तौर पर छूटी होनी ही चाहिए, इसका मुझे ज्ञान ही नहीं था। लेकिन बच्चों की कॉपी में जैसे ही मैंने
उसको सुधारने का प्रयास किया और सही का निशान लगाया, तो जाकर के मैम ने मुझे एक दिन बुलाकर अपने पास बताया कि ये हिंदी के इतने वर्ण होते हैं जिनके ऊपर शिरोरेखा छूटनी चाहिए। और आपको भी मैंने फिर एक एक करके बताना शुरू किया। वह बात मुझे बाद में पता लगा। धर्मेंद्र सर अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन हिंदी से उनका कितना अनुराग है ये आप जानते होंगे। देवव्रत सर तो हिंदी में कविताएं लिखते हैं। हिंदी से किसी का भी ऐसा नहीं जिसका अनुराग ना हो। तो यहाँ पर कार्यक्रम किस तरह होगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अब असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो। इसके लिए मैं माननीय प्रधानाचार्य जी को आमंत्रित करूंगा कि वो निश्चित रूप से कुछ कहें और बच्चों को प्रमाण पत्र देकर I start कमी निकालना है। तो सी वो तो मेरा राइट है ना, एंड मेरी ड्यूटी भी। नॉट ओनली मेरी राइट, मेरे राइट से पहले वो मेरी ड्यूटी है। और अगर हम वो नहीं करेंगे then I will be failing in my duty ना। So it is not my duty only to appreciate and applaud and praise. It is my duty to also tell very honestly what is my observation about each and every program that is conducted in the school. So before I go on to that, I want to really appreciate without me clapping or asking you to clap, because आपने काफी clap कर लिया है। And अब मालूम है clap से ज्यादा, applause से ज्यादा जब सब लोग ध्यान से सुनते हैं और उनके चेहरे पे आप देख सकते हैं कि हाँ ध्यान से सुन रहे हैं, कभी ऐसे एक्सप्रेशन है कि एंजॉय कर रहे हैं, है ना, वो सही अप्लॉज होता है। वो तालियों से भी ज्यादा बड़ा अप्लॉज होता है। और ये जब टीचर पढ़ाता है, बोलता है, तभी भी समझ में आता है। या अगर ऐसा कोई प्रोग्राम है जब वो लोग डांस कर रहे हैं या बोल रहे हैं या गा रहे हैं, तभी भी जो ऑडियंस है वो कितना उसको समझ रही है, अप्रिशिएट कर रही है, उनके एक्सप्रेशन से समझ में आता है। तो वो क्लैप करने से भी बहुत बड़ी चीज है। लेकिन ये भी बात है कि अब सब लोग तो अप्रिशिएट नहीं करेंगे किसी भी प्रोग्राम को, वरना यहाँ स्टेज पे 11 नहीं 22 होते या 22 से भी और ज्यादा होते। ऐसा क्यों है कि एक स्टूडेंट है जो अभी आया है, अगस्त में आया है, एंड येट हिंदी टीचर ने उसको भी यहाँ पे रखा है। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम, अभिषेक। तो अभिषेक इज हियर क्लास 11th में। अभी हाल ही का एडमिशन है अगस्त में, लेकिन कुछ तो था ना जो हिंदी टीचर ने इस प्रोग्राम के लिए उसको भी चुन के रखा है। और अगर ऐसे और भी बच्चे होते तो लाइक आई सेड ना 11 नहीं होते और ज्यादा होते। हो सकता है 10th and 12th का प्रोग्राम सुबह होता एंड 9th and 11th का प्रोग्राम सेकेंड हाफ में होता, क्योंकि इतने बच्चे होते जो पार्टिसिपेट करना चाहते या इतने होते जिनको सर स्टेज पे लाना चाहते। क्या होता, एक पूरे दिन के लिए सब्स्टिट्यूशन लगता उन टीचर्स का बस ना। So this is what the school and the school teachers aim for, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए। ऐसा नहीं है कि आज कवि सम्मेलन हुआ है तो ये सब फ्यूचर में कभी भी बनेंगे, लेकिन कहीं तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। ये बात हमने टीचर्स को भी बोली है, कुछ स्टूडेंट्स को भी हमने अपनी क्लास में कहा है कि डिबेट है, क्विज है, ड्यूटी है, इस तरह के प्रोग्राम्स हैं। ये भले ही अगर मार्किंग स्कीम में इनका मार्क्स शायद आपके 10 मार्क्स इंटरनल में शायद 2 या 3 होंगे या कुल मिला के 5 होंगे, लेकिन इसका जो आउटकम है ना ये
बहुत बड़ा है जिसको आप मार्क्स से नहीं कभी भी ये कर पाएंगे। सो वो जो आप स्कूल से निकलेंगे या व्हाइल यू आर इन स्कूल, वो जो आपका एक पर्सनालिटी डेवलप होगा, उसको कैसे आप मार्क्स में बताएंगे? 2 मार्क्स का था या 5 मार्क्स का था या कंपटीशन था। सो दैट इज द एसेंस ऑफ कमिंग टू स्कूल। अगर ये भी ना हो पाए और बच्चा सिर्फ दरी में से वो थ्रेड ही खींचता रह जाए, है ना, आप हर प्रोग्राम में आए या कुछ प्रोग्राम वाले दिन एब्सेंट हो जाए और जो बैठा है वो सिर्फ धागा नोचता रहे, तो क्या मिला? What did you get from school? ना? तो आप सुन भी रहे थे, चुप भी थे, क्योंकि कोई आपको बार बार टोक रहा था, तो इसमें आपका लॉस है। और जो यहाँ किसी भी प्रोग्राम में आए, हिंदी, इंग्लिश, क्विज, सिंगिंग, डांसिंग, चाहे वो कंपटीशन हो या ना हो, उसको बहुत कुछ मिल रहा है। उसका एहसास शायद स्कूल छोड़ने के बाद होगा। So I'm so very happy, especially, of course, all the speakers. When I sat over there in the beginning, and what is your name? Rakhar started speaking. Very, of course, ये कवि सम्मेलन है, लेकिन उनकी कविता तो है नहीं, लेकिन हमारे स्कूल में ऐसे बच्चे हैं जो अपनी कविता भी लिखते हैं, जैसे दीक्षा है, श्रेया है, ये लोग अपनी कविता भी लिखते हैं। एंड टीचर्स डे में उन्होंने ये दिखाया। सो व्हेन प्रखर स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ दिस एम्यूलेटिंग स्पीच, वो किसी और की कविता इतने अच्छे से बोल रहा है, हम वहां बैठ के सोच रहे थे हम क्या देंगे इन लोगों को आज। बिकॉज अगर टीचर्स डे सेलिब्रेशन वॉज द फर्स्ट सेलिब्रेशन पैंडेमिक के बाद, देन दिस वॉज द फर्स्ट ऐसे कॉम्पिटिशन, या सॉरी प्रोग्राम, कॉम्पिटिशन तो नहीं था, बट आई वॉज थिंकिंग क्या देंगे हम इन लोगों को। तो हम सोच रहे हैं जल्दी से हम क्या मंगा सकते हैं, पेन नहीं, फिर हमें याद आया मेरे पास सर्टिफिकेट तो है, लेकिन ये कंपटीशन नहीं है। बट सर्टिफिकेट से ज्यादा इज अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन बिहाइंड द सर्टिफिकेट which you might not be able to understand now, and maybe only a few teachers will understand that I am giving you a certificate of excellence, because when we come to stand and speak ना, even जब गूंज या कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, कहीं और कहीं कुछ बोलना होता है, तो हम लोग को भी, चाहे धर्मेंद्र सर हो, हम हो, या केपी सर हो, या संतोष सर हो, कोई भी जो बहुत बार बोल चुके हैं, हम लोग भी आते हैं तो लगता है थोड़ा प्रिपरेशन से आए, थोड़ा हाथ ठंडा होता है, थोड़े 2-3 वर्ड्स रिपीट कर देते हैं। ऐसे में जब स्कूल के स्टूडेंट्स आके परफॉर्म करते हैं ना, हम देख रहे थे वो बच्चे ऐसे कर रहे थे, हाथ ऐसे हिल रहा था, मतलब वो नर्वसनेस भी है, और ये नर्वसनेस भी है, कोई लाइन भूल गए तो अच्छा था, कवि सम्मेलन में तो 2 बार बोल सकते हैं उस लाइन को, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो थोड़ा सा रिदम में आ जाता है। तो बट इट वॉज देयर, एंड सर ने बोला ना कि जो कविताएं हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होनी चाहिए, और जो हास्य रस के कवि होते हैं, वो चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, वो मालूम है आपको हंसाते तो बहुत हैं, आप एकदम से लाइवली हो जाते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं, बट वो हंसाते, उसने क्या बोला था शुरू में, जो ओम कवि थे उन्होंने क्या बोला था शुरू में कि कुछ भी ज्ञान की बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन वो ये कह रहा था सिर्फ शीशा दिखाऊंगा, और अपनी हुई